नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू जीएस स्टडी। मैं हूं अनुराग। आप मेरे साथ देखने जा रहे हो करंट अफेयर्स का डेली सीरीज। नाउ मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट अपडेट। लेकिन उससे पहले हमारा जीएस का सीरीज लाइव हो चुका है डेली 8 बजे, जहां हम लोग रैपिड फायर वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। सारे पीवाईक्यूज को जो भी अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए अक्रॉस द टॉपिक्स, सो डैट कि आप एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन मिस ना करो। इस पर्सपेक्टिव से हम लोग उस सीरीज में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। सो आप उस चीज को मिस ना करो, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन नॉट मिस द अपडेट फ्रॉम दिस चैनल। नाउ मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट अपडेट जो आज का है दैट इज फ्रॉम कोचिंग इंडस्ट्रीज। तो क्या है अपडेट? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कोचिंग इंडस्ट्रीज के लिए कुछ गाइडलाइंस प्रिपेयर करा है। गाइडलाइंस क्या है? तो पहला गाइडलाइन है यार इंस्ट्रक्टर को लेके। इंस्ट्रक्टर क्या है? इंस्ट्रक्टर के लिए क्या गाइडलाइंस है कि उनका क्वालिफिकेशंस मस्ट बी ग्रेजुएटेड, वो ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरा है प्रोहिबिशन फ्रॉम फॉल्स क्लेम। तो फॉल्स क्लेम जो भी करते हैं कोचिंग्स, उनको उन पे प्रोहिबिट करा गया है। ओके। एज लिमिट, जो भी स्टूडेंट एडमिशन का एज लिमिट होने वाला है वो क्या होगा? 16 ईयर्स। 16 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए एजुकेशन स्टूडेंट का एज जो कि वहाँ पे पढ़ने जा रहे हो। क्यों करा गया इस चीज़ को? तो इस चीज़ को करने के पीछे का रीज़न है स्टूडेंट वेलफेयर, बैलेंस क्रिएट करना स्टूडेंट के वेलबींग में एंड एजुकेशन में, और सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी सोसाइटल ट्रेंड्स बढ़ रहा है उसको भी कम करने के लिए। और चौथा कारण जो है वो पॉलिफरेशंस ऑफ कोचिंग इंडस्ट्रीज है। जो भी मैल प्रैक्टिसेस कोचिंग इंडस्ट्रीज कर रहे थे उसको कंट्रोल करने के लिए। ओके। तो ये रहा इस सारे अपडेट का यहाँ का टेक अवे। यही यहाँ का जो टेक अवे है वो होने वाला है कि इंस्ट्रक्टर मस्ट बी ग्रेजुएट, फॉल्स क्लेम से प्रोहिबिट करना, एंड एज लिमिट जो स्टूडेंट का होने वाला है वो 16 का। ओके। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट अपडेट क्या आ रहा है? आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट का। तो ये प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन कौन करे हैं? यूनियन फिशरीज मिनिस्टर। कौन है? परसोत्तम रूपला। कहाँ पे करा गया ये? बिझिन जैम जो कि केरला में है। ठीक है। इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव है जो कि इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ फिशरमैन। जो अभी इनकम है उससे कहा जा रहा है कि 2x इनकम करना ऑफ दैट फिशरमैन जो कि उस बेसिकली उस इकोनॉमी से रिलेट करते हैं। ओके। केरला स्टेट कोस्टल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च, ये दोनों मिलकर क्या करें हैं? इस प्रोजेक्ट को ड्राफ्ट करें। ओके। इस प्रोजेक्ट का अगर आप स्कोप देखो तो 6300 रीफ 42 फिशरीज विलेज के अक्रॉस पोहीगढ़ टू वाराकला में लगाया जाएगा, सो डैट की सस्टेनेबल फार्मिंग को भी एक तरह से पुश मिले एंड अलोंग डैट जो फिशरमैन है उनका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। ओके। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट अपडेट जो कि है कि फारसी डेजिग्नेटेड एज एन इंडियाज न्यू क्लासिकल लैंग्वेज। तो फारसी जो लैंग्वेज है उसको इंडिया का नौवां क्लासिकल लैंग्वेज कंसीडर करा गया है। उसको इंक्लूड किस में किया गया? तो एनईपी में। एनईपी क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये कब करा गया? जब एस जयशंकर सर विजिट कर रहे थे कहाँ? ईरान को विजिट कर रहे थे ईरान को, तब ये इंक्लूड करा गया। सो डैट बेसिकली ये एक मैसेज है कि ईरान और इंडिया का टाइज कितना स्ट्रांग है, हिस्टोरिकल कनेक्ट कितना स्ट्रांग है। अगर देखो पर्शियन हिस्ट्री को अगर देखते हो, पर्शियन के बहुत सारे पर्शियन का हिस्टोरिकल कनेक्शंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पोएट्स जो हैं वो पर्शियन है, जैसे कि रूमी एंड हफीज। ओके। अब नेक्स्ट अपडेट अगर देखें तो चाइना से आ रहा है। चाइना के साथ एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है अभी? पॉपुलेशन डिक्लाइन का। चाइना एक इशूज फेस कर रहा है, बहुत बड़ा है पॉपुलेशन डिक्लाइन का। पॉपुलेशन डिक्लाइन तो था ही, लेकिन कोविड जब से आया चाइना का पॉपुलेशन ड्रास्टिकली डिक्लाइन फेज में, और एक कंसर्निंग एक अलार्मिंग सिचुएशन बन रहा है चाइना के लिए। कोविड-19 में क्या हुआ? 11.1 मिलियन रिपोर्टेड डेथ है चाइना में। ठीक है। वहीं 2023 में अगर बर्थ देखो, 2023 में अगर चाइना में बर्थ देखो तो कितना का है? 9 मिलियन का। ठीक है।
2016 में अगर वही बर्थ को आप कंपेयर करो तो 18 मिलियन था। तो 2016 से 2003 के बीच 2023 के बीच में क्या हो गया, आधा से ज़्यादा रिड्यूस कर गया, 18 मिलियन टू 9 मिलियन आ गया बर्थ रेट। सो ये एक कंसर्निंग है, जो वन चाइना पॉलिसीज था उसका बहुत ही सीरियस कंसर्न ये दिख रहा है। तो चाइना इसको टैकल करने के लिए एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करेगा। तो बेसिकली सारा सवाल का एक ही जवाब है कि चाइना अभी अपने पॉपुलेशन को लेके बहुत ही कंसर्न है, और अभी तो वो इंडिया से भी ट्रेल हो गया पॉपुलेशन के ये में। पॉपुलेशन अगर देखो करंट टाइम 140 बिलियन है चाइना का, जो कि इंडिया से ट्रेलिंग पॉपुलेशन है। इंडिया अप्रॉक्स 143 के आसपास है अभी, और ट्रेल कर रहा है कौन, चाइना अभी ट्रेल कर रहा है उससे। तो चाइना को डेमोग्राफिक बैलेंस बनाने के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स करना बहुत ज़रूरी है। पॉपुलेशन को कैसे इंक्रीज करें उसके लिए मेजर लाना बहुत ज़रूरी है स्ट्रेटेजिक वे में। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट के तरफ। तो अभी नेक्स्ट अपडेट है हुतीज़ का। तो हुतीज़ का कंसर्न तो पता ही है कि गाजा पे जब से इजराइल गाजा पे जब से सीज करा है, गाजा पे जब से अटैक करा है, तब से हुतीज़ क्या कर रहा है, रेड सीज में कार्गोज को टारगेट कर रहा है। कौन से पर्टिकुलर कार्गोज को, जो कार्गोज बेसिकली इजराइल, यूएसए, जो भी मतलब इजराइल का अलाइन कंट्री है, उसके कार्गोज को टारगेट कर रहा है रेड सी में। उसके उस टारगेट के रिटेलिएट करते हुए क्या हुआ, तो यूके और यूएस क्या किया, एयर स्ट्राइक कर दिया यमन में। तो यमन में फिर से अब शुरू हो गया है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस 2022 में, जो कि 2022 में 6 मंथ का जो आपका सीज फायर था वो अब फिर से ब्रेक हो गया, और वहाँ फिर से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेवलप हो गया हुतीज़ के कारण। ये जो और इस सिचुएशन को आप देखो तो अभी ईरान में जो रिसेंट इवेंट हो रहा है, ईरान और पाकिस्तान का रिसेंट इवेंट हो रहा है, और नेतन्याहू का जो रिसेंट स्टेटमेंट आया इजराइल के तरफ से कि ईरान पे अटैक करेगा। तो बेसिकली ये एक मिडिल ईस्ट में जो डायनेमिक चेंज हो रहा है ग्लोबल सिचुएशंस के लिए बहुत ही डायनेमिक, बेसिकली इसमें होना तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत बड़ा आने वाला है मिडिल ईस्ट में, इसका संकेत मिल रहा है। ओके, तो ये हो गया हुतीज़ की बात। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपडेट, जो कि है जापान का। जापान अपना लूनर एम्बिशन जो मिशन है उसका, लूनर मिशन है, तो लूनर मिशन जो है उसका स्लिम, कौन सा स्लिम, बेसिकली स्लिम क्या है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तो स्लिम लॉन्च करा, कब लॉन्च करा था, वो लॉन्च करा था बेसिकली, वो लॉन्च किस दिन करा है, 6 सितंबर 2023 को H11 के रॉकेट से उसने अपना लैंडर भेजा। कल मीन्स लाइक 20 जनवरी, आज वो मून के सरफेस पे लैंड करेगा, मून के सरफेस पे टच डाउन करता है। अगर ये सक्सेसफुल लैंडिंग होता है तो जापान भी अपने आप को एक स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के तहत अपने आप को शोकेस कर पाएगा, जस्ट लाइक इंडिया, रसिया, चाइना एंड यूएसए। तो ये जापान का ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट अपडेट, जो है मोजू फाइट। मोजू फाइट क्या होता है, मोजू फाइट ट्रेडिशनल बफेलो फाइट है। कहाँ होता है, असम में। जैसे कि जलीकुट्टू तमिलनाडु का है, वैसे ही बफेलो फाइट है, जो कि ट्रेडिशनल कल्चर को डिफाइन करता है इन स्टेट ऑफ असम। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट 2015 में एनिमल क्रुएल्टी को देखते हुए जलीकुट्टी और मोजू जैसे फेस्टिवल्स पे बैन लगा दिया था। बट अब जब फिर से परमिशंस मिला ये सारे फेस्टिवल्स के लिए, तो मोजू फेस्टिवल फिर से ऑर्गेनाइज करा जा रहा है। कुछ SOPs गवर्नमेंट ने रखा है, कुछ SOPs है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स है, जिसको देखते हुए ये फिर से ये फेस्टिवल होने जाने वाला है। ये बेसिकली एक कल्चरल इम्पोर्टेंस है और सिंबॉलिक है असम के लिए। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट अपडेट। तो 47 मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट अपडेट,
So that is 47th Kolkata Book Fair, 47th edition of Kolkata Book Fair ऑर्गेनाइज करा जा रहा है। और इस बार का जो थीम है वो होने वाला है यूनाइटेड किंगडम का थीम। ओके, तो कब से कब होने वाला है? 18 जनवरी से शुरू होने वाला है, 18 जनवरी टू 31 जनवरी तक होने वाला है। और इस बार जो थीम है यूके का, सो वहाँ पे हम लोग को ब्रिटिश आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर का झलक देखने को मिलेगा। ओके, कोलकाता लिटरेचर फेस्टिवल ऐसे भी एक सिग्निफिकेंट लिटरेचर फेस्टिवल है वर्ल्ड के अराउंड, जो कि बेसिकली अगर देखो तो इनका मेन पर्पस होता है लिटरेरी एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट रीजन्स। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट अपडेट, अरुणाचल प्रदेश इज ऑल सेट टू सेलिब्रेट पाका पेज हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो ये बेसिकली क्या होता है? ये बेसिकली इसमें क्या है, नीसी ट्राइब जो है वो बेसिकली इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने एक पिवटल रोल प्ले करा हुआ है इन द प्रोटेक्शन ऑफ हॉर्नबिल इन पाका टाइगर रिजर्व। तो पाका टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये है पाका टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, और ये कब से सेलिब्रेट करा जा रहा है? तो ये जो है 2015 से बेसिकली इस चीज़ को वहाँ पे सेलिब्रेट करा जा रहा है। ओके, तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट अपडेट दैट इज टॉलेस्ट अंबेडकर स्टैच्यू कहाँ पे लगाया गया है? विजयवाड़ा में। किस जगह पे? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। तो स्टैच्यू का नाम है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। इसका जो हाइट है 206 फीट है। ओके, और ये 50 टॉलेस्ट स्टैच्यू है वर्ल्ड के, उसके लिस्ट में आ चुका है। इंडिया का जो सबसे टॉलेस्ट है वो अभी भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, दैट इज ऑफ 597 फीट। अगर इस स्टैच्यू को देखो तो 125 फीट का स्टैच्यू है और 81 फीट का पेडिस्टल है। ओके, तो ये इंस्टॉल करा गया है कहाँ पे? विजयवाड़ा में। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस एंड नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट अपडेट जो कि बैंकिंग रिलेटेड है। तो बेसिकली क्या है? एचडीएफसी बैंक जो है इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर है। ये क्या कर रहा है? अपना पहला ब्रांच खोल रहा है सिंगापुर में। क्यों खोल रहा है? टू कैटर द फाइनेंशियल नीड to provide financial assistance to 650,000 NRI और people of Indian diaspora। कहाँ पर? सिंगापुर में। इससे क्या होगा? स्ट्रेंथन होगा टाइज सिंगापुर और इंडियन बैंक्स का। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट अपडेट दैट इज ऑल्सो फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर ओनली। तो आईसीसीआई बैंक ने क्या किया है? आईसीसीआई बैंक कनाडा क्या किया है? मनी टू इंडिया कनाडा बैंकिंग लॉन्च करा है सीमलेस ट्रांजेक्शन्स के लिए। जो भी ट्रांजेक्शन 24/7 सीमलेस ट्रांजेक्शन्स मिलेगा इंडियन बैंक्स और कनाडा बैंक्स के बीच में। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होगा और ट्रांजेक्शन फैसिलिटीज़ होगा और क्रॉस बॉर्डर कन्वीनियंस मिल रहा होगा आईसीआईसीआई बैंक। और क्या होने वाला है? अक्रॉस द बैंक्स। जरूरी नहीं है कि आईसीआईसीआई बैंक में ही आपका अकाउंट हो और या तो आप उससे ही एसोसिएटेड हो। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट अपडेट दैट इज कमिंग फ्रॉम इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी कोलैबोरेट कर रहे हैं किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिकली ये कोलैबोरेट कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के साथ, सो डैट कि ये डिफेंस सेक्टर में इंट्रोड्यूस कर पाए न्यू टेक्नोलॉजीज़ को, डैट इज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ओके, एआई पावर्ड थिंग। ये सारे चीज़ को वो इंट्रोड्यूस कर पाए डिफेंस सेक्टर में, सो डैट कि और भी ज़्यादा इफ़िशिएंटली इंडियन आर्मी एनिमी को टैकल कर पाए। और ऑपरेशन सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशंस पे भी काम करना है। तो जो एनिमीज़ का इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ बैटल होता है ऑरबैट, उसके लिए भी, उसके पैटर्न के रिकग्निशन के लिए भी MUIT के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, सो डैट कि ये इफिशिएंटली रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाए यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिटिक्स मेथड। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट अपडेट
नेक्स्ट अपडेट इज कमिंग फ्रॉम, ये एक बिजनेस न्यूज़ है, और बिजनेस न्यूज़ क्या है कि एप्पल सरपास कर लिया है टॉप स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर ऑफ 2023। 2010 से सैमसंग इस लिस्ट पे टॉप पे था, लेकिन आईडीसी की एक रिपोर्ट को देखें तो 20% जो जितने भी शिपमेंट हुए थे उसका 20% इस बार एप्पल ने करा है, दैट इज 235 मिलियन ऑफ शिपमेंट ऑफ फोन इन अ पर्टिकुलर ईयर ऑफ 2023। दूसरे पोजीशन पे कौन है? सैमसंग, दैट इज 226.5 मिलियन फोन। तो सैमसंग अगर देखो तो अपने कॉम्पिटिटर जो Xiaomi और भी ओप्पो, रियलमी जो भी कॉप है, इससे आगे है। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट अपडेट दैट इज कमिंग फ्रॉम अडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप क्या कर रहा है? अडानी ग्रुप 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है 1GW डाटा सेंटर में। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। लोकेशन क्या हो सकता है इसका? मुंबई होगा, या तो नवी मुंबई होगा, आइदर पुणे होगा। इससे क्या प्रॉफिट होने वाला है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 20,000 इंडिविजुअल्स इससे अफेक्ट हो रहे होंगे। 20,000 इंडिविजुअल्स जॉब क्रिएट हो रहा होगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट अपडेट दैट इज कार्बोरक डे। कार्बोरक डे 19 जनवरी को सेलिब्रेट करा जाता है। इस बार 46th एनिवर्सरी है कार्बोरक का। तो कार्बोरक क्या है? कार्बोरक ऑफिशियल लैंग्वेज है त्रिपुरा का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिपिका भी कहते हैं या त्रिपुरिया कहते हैं। ठीक है, और ये नेटिव लैंग्वेज है त्रिपुरा के लिए। ठीक है, और ये जो सीनो तिब्बतियन, बेसिकली जो लैंग्वेज का अगर फैमिली देखो तो सीनो तिब्बतियन लैंग्वेज है, क्लोजली है बोडो के लिए। बोडो, ये सब बोडो हो गया, क्लोजली है बोडो के बहुत ही क्लोजली है। बोडो हो गया, डिमास हो गया, जो बेसिकली असम, नागालैंड, मिजोरम ये सब में बोला जाता है। ओके, तो अगर त्रिपुरा का आप स्टेट लैंग्वेज देखो तो इंग्लिश और बंगाली के बाद कौन सा बना था? कार्बोरक। और ये कब हुआ था? तो 19 जनवरी 1979 को अडॉप्ट करा गया था कार्बोरक को एज अ थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर त्रिपुरा। ठीक है, 19 जनवरी 1979। So now moving on to our next update. That is Assam government launches मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। तो इसमें क्या होने वाला है? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करा जाएगा वुमेन्स को। तो वुमेन्स, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जो भी जनरल ओबीसीज की वुमेन है उनका तीन बच्चे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि टी ट्राइब्स हो गया, या मोरन हो गया, या मटक हो गया। इन लोग को 4 बच्चे तक का रिलैक्सेशन है। ST/SC का भी सेम है फॉर 4 बच्चे। इसमें क्या मिलने वाला है? जो भी फैमिली है उनको 1 लाख रुपीज़ मिलेगा पर मेंबर, सो डैट कि वो क्या कर सके, रूरल डेवलपमेंट का एक स्कीम है, सो डैट कि वो लोग क्या कर सके, माइक्रो इंटरप्राइजेज अपने विलेज में खोल सके। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट अपडेट दैट इज MP-लेड के लिए ई-साक्षी ऐप लॉन्च करा गया है। तो MP-लेड क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल डेवलपमेंट फंड होता है, लोकल डेवलपमेंट स्कीम होता है, जिससे कि लोकल एरियाज़ का में भी जो भी डेवलपमेंट वर्क है वहाँ के MP कैरी आउट कर सके। तो ये बेसिकली कब शुरू हुआ था? 1993 में शुरू हुआ था। और इस फंड एलोकेशंस कितना होता है? इसमें 5 करोड़ का फंड मिलता है। तो इसको ट्रैक रखने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करा गया है? ई-साक्षी, जो कि स्ट्रीमलाइन कर देगा एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रोवाइडिंग दैट अल्टीमेटली इनहेंस करेगा ये कंस्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को। ओके, गूगल पे नेक्स्ट अपडेट की तरफ हम लोग चलते हैं। दैट इज गूगल पे पार्टनर करा है NPCI के साथ, सो डैट कि एक्सटेंड कर सके अपना UPI फैसिलिटीज़ को ग्लोबली। बेसिक जो इसके पीछे का थॉट प्रोसेस है, डैट इज़ जो भी NPCI का पेमेंट मेथड यूज़ हो रहा है, बॉर्डरलेस ट्रांजेक्शन्स हो। ओके, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है गूगल पे और NPCI के बीच में, सो डैट कि इंडिकेट करा जा सके रिलायंस और कैश मनीज को। ओके, now moving on to our next segment that is सीनियर IPS ऑफिसर दलजीत सिंह चौधरी जो है अपॉइंट करे गए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करा गया है, जो कि है दलजीत सिंह चौधरी। ये IPS ऑफिसर रहे हैं। ओके, और जो
एसएसबी है वो जो 5 सीएपीएस है उस सर्विस में अगर देखो तो उस सर्विस में आता है। तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो है बेसिकली ये रिपोर्ट करते हैं होम मिनिस्ट्रीज को, ओके। और 5 सीएपीएस को अगर देखो तो कौन कौन सा है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एंड सीआईएसएफ। तो ये 5 सीएपीएफ है। और बेसिकली एसएसबी कब बना था, तो 1963 में बना है ये। बेसिकली इसका जो मेजर रोल था चाइना का बेसिकली जो भी इन्फ्लुएंस है, चाइना को कंट्रोल करना, कहाँ पे, इंडो नेपाल बॉर्डर पर। कब से, जब से सीनो इंडियन वॉर हुआ उसके बाद से इनको ये ड्यूटी अपॉइंट करा गया। तो आज हमारा यहीं पर आज का अपडेट यहीं ख़त्म होता है। बेसिकली जो भी दिन भर का न्यूज़ था वो कवर हो चुका है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट थिंग, एक अपडेट है, दैट इज जीके जीएस रैपिड फायर सेशन 8 बजे जीएस स्टडी के चैनल पे। इसको बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि यहाँ पर वो क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि मैटर करेंगे आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। जीके जीएस का ओवरऑल कवरेज आपको इस चैनल पर मिल रहा होगा। टिल देन आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें। कुछ फीडबैक है तो प्लीज़ डू कमेंट्स। अगर आप कुछ नया सीरीज चाहते हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय।